Hi Kumar, good morning and welcome on Europedia. Thank you, sir. Good morning. And yeah, Kumar, and let me congratulate you for your selection in a very prestigious Maharatna company, HPCL. So congrats to you and your entire family. Thank you very much, sir. आप एक सिविल इंजीनियर हैं Yes, कुमार, sir. और अभी एमटेक भी कर रहे थे आप। और आपका गेट का दोबारा स्कोर बहुत अच्छा आया है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और सारा जानने की ट्राई करेंगे। और ये जितनी इंटरेक्शंस होती हैं कुमार, यू ऑलरेडी आर अवेयर, इन इंटरेक्शंस को स्टूडेंट सुनता है कुछ इंस्पिरेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और उनको बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप जैसे लोगों की तरफ से जो इनपुट आता है वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उनको अपना करियर पाथ चूज करने के लिए और एफर्ट करते रहने के लिए। बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग एफर्ट देन देयर आर लो फेजेस ऑफ योर लाइफ। तो जब आपकी Exactly. स्टोरी सुनते हैं लोग तो उनको मोटिवेशन मिलता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुमार आपसे। प्लीज टेल मी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में, और आपकी ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से हुई है, और उसके बाद की जर्नी के बारे में आप बताएं। So, sir, thank you. So, I belong from Patna in Bihar. और मैंने इनिशियल स्कूलिंग कोलकाता से किया था एंड देन फर्दर ऑन 11th 12th इंटरमीडिएट मैंने पटना से किया. देन आई हैव डन माय सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी राउरकेला इन ओडिशा एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2023. I did give GATE in 2023 also, and my rank was 873 at that time. And from that, I joined MTech in IIT BHU in Geotechnical Engineering. हम्म। Simultaneously, MTech के साथ मैं prepare भी कर रहा था, and this was my journey till now. ओके। ओके कुमार, सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं हम लोगों से, मेंटर से, टीचर से। वो मैं आपसे पूछता हूँ अभी। क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट को एमटेक में एडमिशन मिल गया, अब Yes, sir. जाना उसको पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में है, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में। इनफैक्ट गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा जॉब सिविल इंजीनियरिंग में है। तो स्टूडेंट को तैयारी भी करनी है। और जहां तक प्लेसमेंट की बात है तो आईआईटीज के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट्स बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती हैं, वो फैक्ट है। Exactly, sir. पैकेज भी कम लगता है, कोर Exactly. होता है। दो इसका करियर से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज विद पैस ऑफ टाइम स्टेबल करियर ऑफर होता है सिविल इंजीनियरिंग में, अनलाइक आईटी करियर एंड ऑल। फ्लक्चुएशन कम है तो पैकेज स्लो से स्टार्ट करके लेकिन करियर आगे ग्रो करता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे डिसाइड करे कोई स्टूडेंट के साथ एमटेक में एडमिशन ले, या वो बैठा रहे और तैयारी करता रहे। So, first, आई विल टेल इन माय रिगार्ड्स. तो मेरा था कि मुझे कोई गैप ईयर नहीं चाहिए था, तो इस ओके। वजह से आफ्टर ग्रेजुएशन आई ज्वाइन. बट हम्म। आई कैन ऑल्सो टेल दैट पीपल कैन टेक ड्रॉप इफ दे आर हम्म। कंसिस्टेंट एंड उन्हें पता है कि उनका फाइनल गोल क्या है. लाइक अगर पीएसयू में जाना है या फिर हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, देन दे हैव टू डिसाइड बिफोर हैंड, और उधर ही एक जगह फोकस कर लेंगे, देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम. हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कुछ एक या 2 साल से ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो आई विल टेल कि आपको एमटेक ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज हम्म। ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जॉब आते हैं एमटेक हाँ के जी। थ्रू, एंड हम्म। रिसर्च फील्ड में भी बहुत स्कोप है. हम्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप प्रोफेसर्स हैव ऑल्सो टोल्ड कि आप वैरिड सेक्टर्स में जा सकते हो. वी आर ओपन फॉर दैट. आप रिसर्च भी करो, हम्म। आप अपने पढ़ाई भी कर सकते हो. हम्म। तो ये मेरे तरफ से मैं सजेस्ट ओके। करूंगा. अच्छा, एक ना कुमार, एक आजकल मैं स्टूडेंट्स का डिस्कस करता रहता हूँ। एक डोमेन नई खुली है जो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिविल इंजीनियर्स के लिए। वो ये है कि एनवायरनमेंट में बहुत सी जॉब्स आ रही हैं जो हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं। अब जिस बच्चे ने बीटेक किया और एनवायरनमेंट में एमटेक किया है उसको काफी जॉब्स आ रही हैं, जैसे एनटीपीसी ने भी निकाला, फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हर स्टेट का अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। पब्लिक सेक्टर को लोग चाहिए। आपका क्या मानना है इसके बारे में कि जो सिविल इंजीनियर हैं अगर वो एनवायरनमेंट के थ्रू आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें इन ऑर्गेनाइजेशन में, इसके ऊपर आपका क्या मानना है। हाँ, मैं ग्रेजुएट किया था तब मैंने भी देखा था. उस वक्त ओएनजीसी की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैंने पहली बार देखा कि सेपरेटली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर एनवायरमेंटल साइंस पेपर के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं. हम्म। तो फ्रॉम देयर ओनली आई गॉट टू नो कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी स्कोप्स हैं, वैलिड स्कोप्स हैं. बट हाँ जी। सिंस मेरा उधर इंक्लिनेशन नहीं था, तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं. हम्म। हम्म। फ्रॉम माई इनिशियल फेज ओनली आई वॉज फोकस्ड ओनली ऑन गेट.
अपार्ट ओके। फ्रॉम दैट किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ भी मैंने फोकस नहीं किया, और उसकी तैयारी भी मैंने नहीं की सेपरेट। देखो, आप बिहार से हो कुमार, और पिछले साल और उससे पिछले साल उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत से बच्चों को पॉलिटेक्निक लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो अपॉर्चुनिटी आई थी जिसके लिए एमटेक का रिक्वायरमेंट थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और ये एग्जैक्टली। भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो, जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचता है आदमी, और टीचिंग एक वंडरफुल प्रोफेशन है। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को तो ऑब्वियसली आई मीन टू दिस प्रोफेशन, तो मेरे को लगता है इससे इससे अच्छा प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप जो स्टूडेंट है उनका फ्यूचर बना सकते हो। और टीचिंग की अपॉर्चुनिटी भी मेरे को लगता है बहुत सी स्टेट्स में अब आ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की, जिसके लिए एमटेक रिक्वायरमेंट है। आपने हल्का सा आइडिया इसके बारे में दिया अभी थोड़ी देर पहले। मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और आप बताएं कि क्या ये ऑप्शन भी बच्चों को दिमाग में रख के चलनी चाहिए, और क्या उसकी डायरेक्शन में फिर एमटेक कर लेना चाहिए। यस सर, डेफिनेटली। मतलब इनिशियली लोग एमटेक ज्वाइन करते हैं तो उन्हें लगता है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट, क्योंकि जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्लेसमेंट्स कम है एमटेक के थ्रू। हाँ तो जी। ये जो एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ है एज असिस्टेंट लेक्चरर एंड सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। और रिसेंटली बिहार में फिर से आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, दैट इज अ लेवल 10 जॉब। अच्छा। तो वो गेस्टेड पोस्ट भी उन्हें मिल जाएगा, और उसमें एमटेक के मार्क्स का भी वेटेज रहता है। आप अच्छा। पीएचडी कर लो तो और भी वेटेज मिलेगा, बट मोस्टली एमटेक मार्क्स का ज़्यादा वेटेज रहता है, और उसमें आप अगर अच्छा स्कोर किए हो तो वो आपको फाइनल रिजल्ट और सिलेक्शन में हेल्प करेगा। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। आप लेवल 10 जॉब पे जा रहे हो, गेस्टेड ऑफिसर बन रहे हो, एंड साथ में आपको टीचिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा तो ये रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, आईटीआई प्रिंसिपल जो आप बता रहे हैं, तो उस फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकता है। है। फ्रेशर ज्वाइन कर सकता है, बट एमटेक एंड एक्सपीरियंस को थोड़ा वेटेज दिया गया है। दिया गया है। हाँ, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो अभी बीपीएससी का रिसेंटली वैकेंसी आया था, उसमें भी एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा सा कर ज़्यादा लिया था। प्रायोरिटी दिया दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस एंड आईटीआईज, इन सब के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी है गेजेटेड पोस्ट के ऊपर, तो वो भी अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास है। यस सर। बहुत सही। अच्छा कुमार, अब चलते हैं आपकी जर्नी की तरफ। आपने फिर गेट वगैरह लगाना स्टार्ट किया, अब थोड़ा गेट की जर्नी के बारे में आप बताओ। बच्चा जो सुनता है वो लिख ही रहा होता है, तो कब आपने पहली बार गेट दिया, फिर उसकी जर्नी, उसका रैंक कैसे इंप्रूव हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताओ। तो सर, गेट के बारे में मुझे एनलाइटनमेंट में सीनियर्स के थ्रू हुआ था। उन्होंने बताया कि गेट से क्या अपॉर्चुनिटी है, और ये लॉकडाउन में हुआ था when I was in my third year. So I ओके। can say it was in 2022 when I got to know fully about GATE. हम्म। तो उसकी मोडालिटीज क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे होता है, वो कुछ नहीं पता था, बट स्क्रैच से स्टार्ट किया, और सिस्टमेटिकली सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना शुरू किया, ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट। लाइक मैंने ईएससी का भी सिलेबस, जो एक्स्ट्रा सिलेबस रहता है, उस पर फोकस नहीं किया इनिशियली, और कंप्लीट करता गया फ्रॉम द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के जो इनिशियल सेमेस्टर में था, हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं घर पे प्रिपेयर कर पा रहा था। देन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा कॉलेज रीओपन हो गया, तो उधर थोड़ा ब्रेक लग गया मेरे प्रिपरेशन में। देन इन माय फोर्थ ईयर थोड़ा प्लेसमेंट वगैरह का भी सीन रहता है, तो प्लेसमेंट के प्रिपरेशन में भी थोड़ा ब्रेक लग गया था गेट में। बट इन द फाइनल 2 मंथ्स आई वॉज एबल टू प्रिपेयर फुल्ली। और जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, दैट वाज इन माय फोर्थ ईयर, तो आई गॉट 873 रैंक। उसमें मैंने एक ही चीज नोटिस किया कि रैंक बेहतर हो सकती थी। सिली मिस्टेक्स आर वेरी क्रूशियल। सिली मिस्टेक्स जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। देन आई थॉट कि एक और अटेम्प्ट मैं दे सकता हूँ, एंड आई कैन इम्प्रूव माई स्कोर सो दैट आई कैन गेट PSUs फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। क्योंकि उस रैंक में मुझे पता था PSUs नहीं मिलेंगी, एंड आई हाँ वॉज जी। फुल्ली inclined towards PSUs. हम्म। Then I joined MTech, and I was हम्म। preparing for GATE also. Simultaneously, I gave this exam for HPCL. और हम्म। क्योंकि मैंने SSC जेई भी दिया था, वो मेरे फ्रेंड्स भी दे रहे थे, तो उस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पैटर्न का भी थोड़ा आइडिया लग गया था। ओके।
अच्छा कुमार, अब आप एचपीसीएल में सेलेक्ट हो चुके हैं और आपकी ज्वाइनिंग, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ पहले, जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग है। आई एम श्योर आपने अभी तक पता कर लिया होगा कि साहब किस तरीके का प्रोफाइल अंदर रहता है सिविल इंजीनियर का। हल्का सा बता सकते हैं आप, अगर आपको आइडिया है इस बारे में, स्टूडेंट्स के लिए जो सुन रहे हैं, कि सिविल इंजीनियर क्या करता है एचपीसीएल में जाके। तो अ, जो मेन दो ओएमसी जैसा एचपीसीएल और आईओसीएल दोनों का प्रोफाइल मोस्टली सेम रहता है, तीन सेक्टर्स में बटे हुए हैं। दैट इज पाइपलाइन, रिफाइनरी एंड मार्केटिंग। हाँ जी। तो मार्केटिंग में आपको सेल्स मैनेज करना है, प्रोडक्ट्स हम्म। का सेल्स। उसमें कोर नॉलेज मैंने सुना है जहाँ तक कुछ नहीं चाहिए, एंड एज वी नो कि सेल्स में हमारे इंजीनियरिंग का काम आएगा नहीं। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज रिफाइनरी एंड देर इज पाइपलाइन। मेरा एक फ्रेंड है, वो ऑलरेडी एचपीसीएल में है, वो कैंपस प्लेसमेंट से गया था, ही इज इन पाइपलाइन डिवीजन। तो उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया उसमें एक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग का काम इन्वॉल्व है, लाइक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जो मोडालिटीज रहती हैं कि सॉइल हम्म। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पाइपलाइन कैसे ले हम्म। करना है, वो हम्म। सब प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का पार्ट है उसमें। हम्म। रिफाइनरीज का सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट आई हैव हर्ड एंड आई हैव रेड ऑन इंटरनेट दैट उसमें भी कोर नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए। ठीक। तो मतलब हाँ, ये जो तीन आपने वर्टिकल बताए, तीन डोमेन्स बताई, पाइपलाइन, मार्केटिंग और रिफाइनरीज, इनमें आपको क्या मिलेगा, ये आपके हाथ में होता है या वहीं पे जाके पता लगता है? नहीं सर, दिस इज वेरी रैंडम। मतलब अच्छा। इनिशियल जो 10 to 15 डेज का इंडक्शन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, उसमें हाँ जी। सीनियर्स मॉनिटर करते रहते हैं। उसमें बहुत से ग्रुप टास्क होते हैं जो अमंग द पीयर्स हमें परफॉर्म करना होता है, टू नो ईच अदर बेटर, टू नो आवर कलीग्स बेटर। उसमें सीनियर्स एक कीन आई रखते हैं हर किसी पर, और हम्म। फिर देखते हैं किसके लिए कौन सा ट्रेड सूटेबल है, वो उसके हम्म। अकॉर्डिंग शायद अलॉट करते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी रैंडम, ना ही तो वो रैंक पे बेस्ड रहता है, ना ही मार्क्स पे बेस्ड रहता है, ना ही किसी काइंड ऑफ सिफारिश पे भी बेस्ड रहता होगा वो। ओके। ओके। अच्छा कुमार, आपने गेट एग्जाम भी लिखा और आपने एचपीसीएल अलग से एग्जाम लिख के इसको क्वालिफाई किया। मेरे को अभी बताएं कि एज सिविल इंजीनियर, अदर देन गेट, कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं पीएसयूज के जो बच्चा खुद लिख सकता है? जैसे एचपीसीएल एक एग्जाम है, तो और कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको आइडिया है? सर पहले तो पहले मोस्टली सारे पीएसयू, सारे नहीं, कुछ पीएसयूज अपने अलग एग्जाम्स लेते थे, जैसे कोल इंडिया हो गया। हम्म। और मैंने सुना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी अलग एग्जाम होता था, बट अब वो हाँ जी। सारे गेट से ले रहे हैं। अभी हम्म। सिर्फ एचपीसीएल का मैंने सुना है और बीएचईएल का सुना है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इनका अलग तो से जैसे एग्जाम। ये एचएएल वगैरह है, इसमें नहीं होता सिविल इंजीनियरिंग का? एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हुआ। एचएएल में सर लास्ट ईयर मैंने सिविल की वैकेंसी देखी नहीं थी। अच्छा। तो अगर मतलब आ जाए तो वो नया एग्जाम हो सकता है उसका। ओके। मतलब ऐसा है कि कुछ पीएसयूज हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ओपन होते हैं, इंक्लूडिंग एचपीसीएल। एंड सर देन वी हैव द मिनी रत्नास, जैसे डीएफएफ सीआईएल डेडिकेटेड फिट, हम्म। उसका भी एग्जाम होता है। देन देर इज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सीडब्ल्यूसी, हम्म। उसमें उनका भी डिफरेंट एग्जाम होगा। कुमार, जैसे अभी दोबारा एचपीसीएल ने एडवर्टाइज किया है और मेरे ख्याल से 3 एक महीने में एग्जाम हो सकता है। तो अब आपसे एचपीसीएल के एग्जाम के बारे में पता करते हैं। पहला इनका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो क्या आप, अब स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं इस टाइम पे कि साहब सिलेबस क्या होगा और एग्जाम कब होगा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फोर्थ टाइम कंडक्ट करवा रहा है एचपीसीएल एग्जाम, तो क्या सिलेबस चेंज होता है बहुत ड्रास्टिकली? पहला क्वेश्चन मेरा। और दूसरा, कितना टाइम है बच्चों के पास अभी एग्जाम होने के लिए? तो सर सिलेबस जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने लास्ट 2 ईयर्स के पीवाईक्यू देखे थे, दोनों ही उसी सिलेबस को कवर कर रहे थे जो उन्होंने डिफाइन किया है, और इस ईयर भी उसी सिलेबस के अंडर आया। तो इसका सिलेबस गेट जैसा ही है, मोस्टली गेट पे बेस्ड है, और थोड़ा सा एक दो जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है उसमें थोड़ा एक्सटेंशन है, उसमें पेंट स्टोन्स वगैरह एडेड हैं। वरना अच्छा। अगर ऐसे देख कंपेयर किया जाए तो ये गेट के सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा है और एसएससी जेई के सिलेबस से बहुत कम है। अच्छा। ओके। वो तो सिलेबस इसका बाउंड है, एंड दैट इज फेवरेबल फॉर पीपल हु आर appearing for GATE and have also given SSC. ओके। तो अब इसमें जैसे जो एग्जाम होता है उसमें कितना टाइम मिल जाता है? जैसे नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम कितने मंथ्स हैं बच्चों के पास? तो सर लास्ट ईयर
इसका जहाँ तक मुझे याद है मैंने फॉर्म फिल किया था सितंबर में और एग्ज़ाम हो गया था दिसंबर में। ओके। तो वी कैन से 3 मंथ्स मिले थे। अच्छा। अगर उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो 2 to 3 मंथ्स मिलेंगे अभी। अब मिल जाएगी। हाँ। हम्म। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बहुत से पीएसयूज अपना नोटिफिकेशन बहुत पहले रिलीज कर रहे हैं। आईओसीएल का भी अभी आ गया है जो कि जुलाई अगस्त में आया करता था। हाँ जी। पावर ग्रिड का आ गया है जो कि अगस्त सितंबर में आया करता था। तो हम्म। वी कैन से दैट इलेक्शन ईयर अभी था तो इस वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम्म। थोड़ा स्पीड अप हो गया। ओके। सो कुमार, अब जो एचपीसीएल का एग्जाम आपने दिया उसमें कट ऑफ्स के बारे में थोड़ा सा बताओ, सिविल इंजीनियरिंग की अलग अलग कैटेगरी में अगर आपको याद है, कितनी जाती है कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की? तो सर कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है जैसा मैंने देखा। हम्म। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो मेरे कैटेगरी का, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो वो 130 मार्क्स था आउट ऑफ 170। ओके। जहाँ तक वन मुझे थर्टी बताया आपने या 113 बताया? 113 और 130? इट वाज 120 से 130 के बीच में कुछ था। आई डो ओके। नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर। इस हम्म। साल जो मैंने देखा, इस साल 142.75 था, विच वाज अ ड्रास्टिक अच्छा। इंक्रीज। कह अच्छा। सकते हैं क्योंकि पेपर वाज सब। मच इजियर देन लास्ट हम्म। ईयर। बट एक स्पेकुलेशन थी कि इस साल नेगेटिव मार्किंग चूंकि इंक्लूड किया गया है तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, बट कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था। तो हम्म। अ, बहुत से लोगों ने जिन्होंने 135 स्कोर कर लिया था, 140 स्कोर कर लिया था, दे वर एक्सपेक्टिंग अ कॉल। बट इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद अ, वो थोड़ा चेंज हो गया। तो इसलिए मैं किसी को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक डेफिनेट कट ऑफ मत सोच के चलिए। जितना एग्जाम में आप कर सकते हो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हम्म। हम्म। विथ एक्यूरेसी, आप वो सब हम्म। करें। मैंने वही हम्म। किया था क्योंकि मैंने देखा पेपर इजी है तो मुझसे जितने होते गए मैं सब करते गया। हम्म। और रीजनिंग इज अ प्लेस वेर यू कैन स्कोर, क्योंकि टेक्निकल में तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं रहेगा बट रीजनिंग में आप कर सकते हो। गुड। ओके, अब तो आपने बताया कि लास्ट टाइम आपके टाइम पे 142 गया था कुमार। यस सर। हाँ जी। और आपका स्कोर कितना था? सर मेरा 148 था। 148 आपका स्कोर था। अब चलते हैं कुमार, जीटी और इंटरव्यू की तरफ। और एचपीसीएल 7 टाइम्स रफली लोगों को बुलाता है, फिर ग्रुप टास्क होता है, फिर इंटरव्यू होता है। यस और सर। बहुत सा स्टूडेंट्स ऐसा है जो इस स्टेज से बहुत घबराता है, डरता है, प्रैक्टिस नहीं एग्जैक्टली। करता है तो उनको डर भी लगता है बच्चों को। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप टास्क के बारे में डिटेल में हमें पहले बताएं, और उसके बाद फिर हम इंटरव्यू के बारे में चलते हैं। यस सर। सो एज यू मेंशन ग्रुप टास्क और इंटरव्यू एलिमिनेटिंग रहता है और रूथलेस प्रोसेस रहता है। तो मैं भी मतलब डरा ही हुआ था एक तरीके से, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मैंने सोचा ही नहीं था कि फाइनल स्टेज तक जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने भी बोल दिया था और मैंने ये देखा था कि मेरे लिए सीट्स सिर्फ 7 या 8 होंगी। मैं हम्म। 18 सीट्स नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ 7 या 8 सीट्स देख रहा था। एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और फिर मैंने योरपीडिया पे बहुत से वीडियोस वॉच किए थे आपके, जिसमें बताया गया था कि कैसे परसेंटेज सिलेक्शन होता है। तो फिर भी मैंने सोचा कि जीटी इंटरव्यू के लिए जब बुलाया गया है तो प्रिपेयर कर ही लेते हैं, तो मैंने कोर्स भी ले लिया था। तो माई इंटरव्यू वॉज इन कोलकाता। तो वहाँ 27 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे जो वहाँ प्रेजेंट थे। तो जीटी में 14 वर सेलेक्टेड एंड आफ्टर इंटरव्यू 7 लोग मेडिकल के लिए गए। और मेडिकल के बाद जब मेरिट लिस्ट आई तो 7 में से 3 लोगों का हुआ मेरे सेंटर से। तो दिस वाज द सिनेरियो। हम्म। ओके। ओके, सो इसमें एलिमिनेट मतलब 50% के आसपास होते होंगे एलिमिनेट। यस सर। 27 में से हम्म। पहले 15 हटा दिए, 14 हम्म। में से 7 हटा दिए, फिर हम्म। 7 में से हम्म। 4। हम्म। कुमार देखो, अब आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं एचपीसीएल के, तो आपसे मैं जानूंगा कि ग्रुप टास्क आपको क्या आया था। पहले आप वो बताएं कि टास्क आपको क्या दिया हुआ था, और कितने पेजेस थे, और पेजेस दिए जाते हैं नहीं दिए जाते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। तो सर ग्रुप टास्क के लिए हम हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था और मेरा लास्ट वाला ग्रुप था। हम्म। अ, जैसे ही हमें पेपर हैंड ओवर किया गया तो वो पेपर था 2 पेजेस का। और जो केस स्टडी था, पहले टॉपिक्स दिए जाते थे बट इस साल से इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया और केस स्टडी एक दिया हुआ था। वो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था। हम सभी पहले एक दूसरे का चेहरा देखे
and then we all were clueless. So it हम्म was about a construction company which wanted to improve the efficiency और उन्हें अपने market को expand करना था। और there was a new term which I came across, it was subcontractor। हमने कॉन्ट्रैक्टर सुना था, सब कॉन्ट्रैक्टर एग्जैक्टली क्या होता है हमें नहीं पता था। हम्म देन हमें 5 minutes वी वर गिवन टू रीड द केस स्टडी, और उसमें जो भी हो सका मैंने पढ़ा। एंड एक हमें पेपर दिया गया था, इट वाज अ काइंड ऑफ नोट पैड, उसमें मैंने पॉइंट्स नोट किए विच आई कैन स्पीक, जो भी हो सकता था। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया था प्रैक्टिस के टाइम कि पूरे केस स्टडी को नहीं पढ़ना होता, केस स्टडी में जो इम्पोर्टेंट एक दो लाइन ही होती है। तो मैंने वही एक दो लाइन पे फोकस किया। और जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन भी बहुत अलग तरीके से था। इट वाज गिवन लाइक पॉइंट्स टू डिस्कस एंड टर्म्स टू मिटिगेट। तो हमें समझ नहीं आ रहा था किस पे डिस्कस करना है, तो मैंने देखा कि पॉइंट्स टू डिस्कस जो है उसी पे बात करते हैं। देन आई वाज थिंकिंग ऑफ नॉट गिविंग द इंट्रोडक्शन इनिशियली, बट आई इन माई माइंड आई काउंटेड टिल 3। मैंने देखा किसी ने स्टार्ट नहीं किया, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन देना। इनिशियली आई वॉज नर्वस, तो थोड़ा ब्रेक किया, बट एक स्मूथ इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हमारा डिस्कशन बहुत ही अच्छा चला, मतलब एवरी वन वॉज गिविंग वेरी गुड पॉइंट्स। हम्म कुछ कुछ टर्म्स उन्होंने यूज किए थे जो कि मैंने भी नहीं सुने थे। और ऐसा सभी का इंक्लूजन था ग्रुप में। तो दे आई वॉज अ बिट अफ्रेड कि ग्रुप टास्क थोड़ा हमारा बाकी लोगों से बेहतर हो रहा है, अब बहुत ही लोग अच्छा बोल रहे हैं। देन देयर वर 9 people इन आवर ग्रुप एंड आई वाज सिटिंग इन द मिडिल। तो मुझे चेयर को बार बार रोटेट करना पड़ रहा था टू टॉक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। तो मैंने वो इंश्योर किया कि मैं सबसे आई कांटेक्ट कर रहा हूँ। एंड आई ट्राइड टू नॉट लुक एट द पैनल मेंबर्स, बिकॉज उन्हें देखता तो नर्वस हो जाता, एंड दे वांटेड कि हम उन्हें नहीं देखें। एंड दे वर इंस्ट्रक्टिंग कि हम लोग आपस में ही डिस्कस करें। तो वी पुट फॉरवर्ड वेरी गुड पॉइंट्स। और लगभग 15 मिनट चला होगा ग्रुप डिस्कशन। तो कंक्लूजन मैंने नहीं दिया, कंक्लूजन एक दूसरे बंदे ने दिया। एंड दैट कंक्लूडेड आवर ग्रुप डिस्कशन, ओके, तो ग्रुप टास्क, सॉरी। कितनी देर चला होगा कुमार? रफली 15 मिनट। अच्छा। तो क्या सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे या दो चार ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे? दो थे सर, दो या तीन जो नहीं बोल रहे थे, बट एक पार्टिसिपेंट ने इंटरवीन किया और उसने कहा कि आई विल आस्क बोथ ऑफ यू टू प्लीज पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत बोला, बट हम्म, आई थिंक कि उन्होंने तब तक नहीं बोला था, तो वो पैनल मेंबर्स ने नोटिस कर लिया। तो कुछ टिप्स आप दे सकते हैं, क्या कारण होते हैं सिलेक्शन या रिजेक्शन के ग्रुप टास्क में? यस सर, पहला तो बोलना है, हम्म तो बिल्कुल नहीं रहना है। दूसरा, हम्म इंटरप्ट नहीं करना है। मैंने एक पार्टिसिपेंट को देखा, उसने बहुत अच्छा बोला था, बट बीच में उसने मुझे इंटरप्ट कर दिया, तो उसे हम्म, उसका नेक्स्ट स्टेज में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स भी रखे थे। एंड द फाइनल इज दैट यू मेक सेंस, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं बोलना है। जो टू द पॉइंट आपको टास्क पे फोकस करना है एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। डिसएग्रीमेंट्स अगर हैं तो वो थ्रू कंसेंसस आपको एक दूसरे से डिस्कस कर लेना चाहिए देन एंड देयर। ओके ओके। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स एंड अब चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। कुमार, तो मैंने सुना है कि जो एचपीसीएल का इंटरव्यू होता है वो लार्जली एचआर होता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत डिटेल में बताएं कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने लोग अंदर बैठे थे, कैसा हो रहा था, वो सारा आप बताएं। तो इंटरव्यू के लिए सर हम लोग 14 लोग शॉर्टलिस्टेड थे, और मेरा बहुत ही लास्ट में इंटरव्यू था। आई वॉज द सेकेंड लास्ट कैंडिडेट टू अपीयर। तो सभी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम लोग पूछ रहे थे, सभी बता रहे थे बहुत अच्छा जा रहा है, और एक आध क्वेश्चंस भी बता दिए थे। मैं गया अंदर, तो जो चेयरमैन थे उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा एंड अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड। देन ही केम टू कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एचपीसीएल। उसमें मैंने बताया, और उस पे उन्होंने कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। देन ही केम टू माय प्रोजेक्ट, जो मेरा हम्म, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, कि प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इट। और वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उस पर भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने। हम्म, तो हम्म, जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, तो प्रोजेक्ट में जियो टेक्निकल से रिलेटेड था।
तो हम्म। उन्होंने थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन एक दो पूछा, हम्म। जो बाकी पैनलिस्ट हैं, हम्म। that which is the poorest type of soil and what type हम्म। of foundation you can हम्म। use। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, वो जो मोस्टली इंटरव्यूज में सिविल इंजीनियरिंग के पूछे जाते हैं। हम्म। तो वो थोड़ा टेक्निकल हुआ। देन मैंने हॉबी में रीडिंग एंड क्रिकेट मेंशन किया था, तो मैं क्रिकेट के लिए प्रिपेयर करके गया था बहुत ज़्यादा, बट क्रिकेट से कुछ पूछा नहीं उन्होंने। रीडिंग से एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि विच इज़ द बुक यू आर करेंटली रीडिंग। तो हम्म। आई मेंशन्ड कि अमीश त्रिपाठी का रामचंद्र ट्रिलॉजी है, उसका हम्म। फाइनल फाइनल इंस्टॉलमेंट मैं अभी रीड कर रहा हूँ। हम्म। तो इट सीम दैट दे वर आल्सो इंटरेस्टेड इन अमीश त्रिपाठी। तो सर ही लुक क्वाइट इंटरेस्टेड इन दैट। देन अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि मैंने एक वर्ड मेंशन किया था वर्सेटाइल अपने एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में, कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। So he asked me, what do you exactly mean by versatile? So I mentioned that I was a part of various activities and clubs in my college, and apart from that, I have adjusted my academics. I was also actively involved in sports. So he then asked कि इतना कुछ कर लेते थे? Then I told yes sir, I was involved। और फिर एक मैंने मिस्टेक कर दिया था एप्लीकेशन फॉर्म में। उसमें उन्होंने 3 लोगों का कांटेक्ट नंबर मांगा था, उसमें मैंने एक ही प्रोफेसर का कांटेक्ट दिया था। So then they ask कि why have you mentioned only one? We have asked you to mention 3। So I didn't know कि exactly 3 ही mention करना है, क्योंकि मैंने एक भी किया था तो मुझे लगा चल जाएगा। So there I have to defend myself कि sir I was not aware कि I have to mention exactly 3, or else I would have। तो मैंने बताया कि मैं अपने एमटेक सुपरवाइजर का भी मेंशन कर सकता था। देन दे आस्क कि अभी एमटेक कर रहे हो? मैंने बताया कि हाँ कहाँ से कर रहा हूँ और कौन से स्पेशलाइजेशन से। देन दे आस्क कि व्हाट डू what will you choose if you have the offer? तो आई टोल्ड कि अभी तो माय जॉब प्रायोरिटी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आई कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कि नेक्स्ट ईयर मैं जब ग्रेजुएट कर जाऊंगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। तो आई ऑल्सो टोल्ड कि इफ दे प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट माई एमटेक, तो एक्सटेंशन लेके मैं कर लूंगा। तो वो भी उन्हें सूट कर गया। Then another madam was sitting. She asked कि I introduced in the group task। उन्होंने ये नोटिस किया था कि I introduced in the group task, but why didn't I conclude? तो मैं बोल नहीं जा रहा था, तो उन्होंने फिर खुद ही बोल दिया कि did you want to show leadership qualities? तो मैंने बोला yes ma'am, I was trying to show some leadership qualities by introducing, because the topic was quite difficult, and so I thought that I can take a lead। जो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो आपने कंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि एक लीडर को स्टार्ट भी करना चाहिए, कंक्लूड भी करना चाहिए। तो ये हमने पहले बैठ के डिस्कस कर लिया था पूरे ग्रुप मेंबर्स ने कि कोई एक बंदा ही इंट्रोड्यूस करेगा और कोई अलग कंक्लूड करेगा। तो ये मैंने उन्हें ऑनेस्टली बता दिया। एंड देन इसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट मेरा नोटिस किया था ग्रुप टास्क से, दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल मटेरियल्स। तो उस पे उन्होंने थोड़ा और एग्जैजरेट करने बोला, तो वो भी मैंने बताया। दैट मीant कि उन्होंने ग्रुप टास्क बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया था, एक एक वर्ड सबका ऑब्जर्व किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो कितने लोग ग्रुप टास्क में बैठे होते हैं कुमार? सारे पैनल मेंबर्स थे सर, 6 लोग लगभग होंगे। तो आपको लगता है एक मेंबर एक या दो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है? यस सर, क्वाइट पॉसिबल। हम लोग 9 लोग थे, बट वो लोग सभी को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि और भी लोगों से ग्रुप टास्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था उन्होंने। तो आपके कोई टिप्स स्टूडेंट्स को पीआई से पहले, मतलब इंटरव्यू के लिए कोई टिप्स? यस सर, ग्रुप टास्क तो मैंने बता दिया, और जब पीआई के लिए वो अपीयर हो, तो उन्होंने ग्रुप टास्क में क्या बोला है, एक एक पॉइंट उन्हें जस्टिफाई करना होगा। दे शुड बी रेडी विद दैट। हम्म। हम्म। और ब्लफ तो कर नहीं सकते, दैट इज वेरी एसेंशियल इन एन इंटरव्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक लास्ट क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो वहाँ पे थोड़ा वाइज होना पड़ता है।
लाइक मैंने पूछा था कि व्हाई डू नॉट वी हैव सेल्फ ऑपरेटिंग पेट्रोल पंप्स लाइक वी हैव इन हम्म यूएसए। तो उसमें हम्म एक पैनल मेंबर ने मुझसे पूछ दिया कि तुम क्या खुद से पेट्रोल भरोगे। देन आई गिव हम्म एन एग्जांपल कि रिसेंटली मैंने उधर जहाँ इंटरव्यू सेंटर था उसके पास में ही मैंने एक बर्गर शॉप देखा था जहाँ पे हम्म सेल्फ वेंडिंग शॉप था वो। तो आई थिंक दैट अनदर पैनल मेंबर वाज नोइंग दैट शॉप, तो ही सपोर्टेड माय थॉट, तो वहाँ पे सपोर्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट के लिए आपको रेडी रहना होगा, अगर एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड पूछेंगे, वो क्विंट एसेंशियल है। ओके। तो ये पॉइंट्स आपको, अच्छा ये टेक्निकली भी पूछते हैं क्या कुमार इसमें इंटरव्यू में? टेक्निकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो उससे टेक्निकल पूछ सकते हैं, और टेक्निकल दो तीन सवाल पूछ रहे थे, बाकी लोगों से भी पूछ रहे थे। इफ नॉट रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट कुछ और अगर आपके डोमेन नॉलेज से रिलेटेड है, इट कैन बी एज सिंपल एज कि स्टील में हम लोग ऐसा क्या मिलाते हैं कि वो स्टेनलेस स्टील बनता है। ये भी अच्छा। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो स्ट्रेंथ ओके। ऑफ मटेरियल से हो गया। ओके। ओके। सो मेडिकल जब आता है बच्चों का, तो मेडिकल के बाद भी रिजेक्शन पॉसिबल होता है? यस सर, दैट इज वेरी सैड बट दैट इज वेरी मच पॉसिबल। हम्म। ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हटके थोड़ा सा, नॉट एचपीसीएल बट आईयूसीएल। आपका जो रैंक है वो काफी अच्छा है कुमार। कोई आइडिया कि आईयूसीएल में कितने रैंक तक सिविल वालों को कॉल आता है और सिलेक्शन वगैरह हो सकता है? तो इनिशियली सर 2022 के पहले 21 तक, लाइक पीएसयूज कैसा चलता है, 3 साल बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती है, 3 साल ड्रॉट हो जाता है। तो हम्म। 21 तक ऐसा था कि आईओसीएल बहुत ही ज्यादा कोवेटेड पीएसयू माना जाता था। मतलब अंडर, उसका ऐसा ब्रांड कर दिया गया था कि अंडर 50 ही लेंगे। बट 22 में उसने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया और 250 to 300 रैंक फ्रॉम जनरल उन्होंने पिक किया था। ओके। एंड देन अगेन इन 23, एज फार एज आई रिमेम्बर 200 रैंक तक वो गए थे, क्योंकि फिर ग्रुप टास्क ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का भी वेटेज थोड़ा बहुत रहता है, तो वो उधर मैटर कर जाता है। हम्म इस साल भी सर आई थिंक इट विल बी द सेम पैटर्न दैट विल बी फॉलोड। नंबर ऑफ सीट्स का कुछ पता नहीं होता है? नंबर ऑफ सीट्स सर जब इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है तब कोई आरटीआई डालता है, तब वो रिलीज करते हैं। थोड़ा सा आइडिया लगता है। सो इसका मतलब ये हो कि 200 300 तक जनरल कैटेगरी में आप बता रहे हैं सिविल में चांस हो सकते हैं? अ, अगर सीट इंक्रीज किए सर तब 200 से ऊपर जा सकता है, सीट नहीं इंक्रीज किया देन आई विल प्लेस माई बेट कि अप टू 150 या 100 भी हो सकता है। ओके। लेकिन इंटरव्यू में तो ज्यादा लोगों को बुला लेते हैं वो। हाँ, इंटरव्यू बहुत लोगों को अच्छा, बुलाते अब जब बच्चों को इंटरव्यू में कॉल आता है कुमार, बहुत सा बच्चा ये जानता है, जैसे आपने बताया कि 150 तक ही सिलेक्ट करेंगे। तो हैं। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम इंटरव्यू की तैयारी करें, हम इंटरव्यू दें ना दें? आपका क्या आंसर है इसके ऊपर? इंटरव्यू प्रिपरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन एनी वन प्लेस, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। लाइक रिसेंटली सर आई वेंट टू इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंटरव्यू, उसमें हम्म दो ही तीन सीट्स हैं, तो उसमें मुझे पता है कि नहीं होगा, बट स्टिल हम्म आई वेंट देयर टू हैव एन एक्सपीरियंस, तो वहाँ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे मुझे एचपीसीएल से एचआर क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस हुआ, ईआईएल में मुझे प्योरली टेक्निकल क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस हुआ। तो दैट हम्म इज इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके पास होगा देन यू कैन प्रिपेयर वेल। हम्म। चलिए, बहुत सही है। तो कुमार, अब आपकी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो रही है एचपीसीएल में, और वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर हेड कुमार। एंड आई थैंक यू फॉर द टाइम विच यू गेव फॉर दिस इंटरेक्शन। आई एम श्योर जितने डिटेल में आपने और सिंपल वे में आपने बताया है एचपीसीएल के बारे में और उसके रिटर्न एंड इंटरव्यू जीटी, बहुत बेनिफिट होगा बच्चों को। और अब निकला हुआ फॉर्म निकला हुआ है, आई एम श्योर बच्चे तैयारी करेंगे और जिनको जाना है वो अपना ड्रीम पूरा करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट कुमार, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।